एक्सरसाइज फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2 और यही लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है, पार्ट 1 देखा है, तो वो भी बहुत काफ़ी है इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको वाइवा स्पीक के लिहाज से पता होनी चाहिए, तो हम इस चैप्टर में उसको कवर करेंगे। एंड तक आपको बस इतना याद रखना है कि प्रेशर, जो सारा गेम जिस तरह हार्ट में प्रेशर का था, सेम इस तरीके से रेस्पिरेशन में भी प्रेशर का है कि जब आपका लंग्स का प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, उसी वक्त जो है वो आप अच्छे से रेस्पायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ की बात हो रही है, तो हमें पता है कि हमने पिछले सेमेस्टर में फिजियोलॉजी के अंदर ये पढ़ा था कि हमारे पास एक स्पायरोमीटर होता है, एक ये होता है कंप्यूटर स्पायरोमीटर, और एक जो है वो मैनुअल होता है, वो सस्ता आ जाता है, वो हमारे लैब्स में रखा हुआ भी होता है। तो स्पायरोमीटर से हम क्या करते हैं कि पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी मालूम कर लेते हैं कि कितना हम इनहेल करते हैं, कितना एक्सहेल करते हैं, और हमारे लंग्स की इस वक्त कैपेसिटी क्या है। तो बेसिकली वो लोग जो सीढ़ियाँ चलते हुए हाँफ जाते हैं, लेकिन उनको जो है वो क्या कहना चाहिए कि अस्थमा जैसा कुछ नहीं होता, और या दूसरी कोई बीमारी होती है, या फिर वो कम उम्र में ही जो थकने लग जाते हैं। और जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो उस पर हमें एक चार्ट बना के डॉक्टर को रेकमेंड करके देना होता है, जो उससे रिलेटेड होते हैं कि भाई ये जो है ना वो इसका ग्राफ है स्पायरोमेट्री का, और इससे जो है वो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसको क्या डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट, एक माउथ पीस होता है, उस पर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अच्छी तरीके से इनहेल करके उसके अंदर अपनी सांस छोड़ें, उसमें एक्सहेल करें। तो इससे जो है वो ग्राफ बन के हमारे पास सामने आता है। इसके बारे में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाइटल कैपेसिटी वगैरह ये सारा हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो इससे ना हमें हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ आता है जिसको हम कहते हैं स्पायरोग्राम, जिससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट की इनहेल और एक्सहेल की क्या कैपेसिटी है और किस कैपेसिटी से वो अपने लंग्स के अंदर जो है वो एयर को फिल कर सकता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है, यहाँ पे देखो COPD लिखा हुआ है। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसको COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, और एक नॉर्मल पेशेंट है। तो उसका जो अब यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको वो चार्ट समझाऊंगी। ये जो सारी चीज़ें हैं वो इधर लिखी हुई हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है और उसके टिपिकल वैल्यू और डेफिनेशन। टाइडल वॉल्यूम, जिसको हमने TV कहा हुआ है, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो आपने इनहेल की है या एक्सहेल की है क्वाइट ब्रीदिंग में। यानी आप जैसे कुछ लोग मतलब 24 घंटे तो आप हाँप हाँप के सांस नहीं ले रहे होते ना, जिस तरह मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मैं भी सांस ले रही हूँ, लेकिन एज सच वो मैकेनिकली आपको नज़र नहीं आएगा कि मैंने बहुत ज़ोर से इनहेल किया, बहुत ज़ोर से एक्सहेल किया, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि भाई ये क्वाइट ब्रीदिंग है। तो वो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो आप इस टाइप की ब्रीदिंग में इनहेल एक्सहेल करते हैं, उसको हम कहते हैं कि टाइडल वॉल्यूम है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml होता है। वो कौन सा वॉल्यूम होता है? वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर जो जब टाइडल वॉल्यूम का वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर जो हमने इनहेल कर लिया है, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि डेड स्पेस में भी कुछ जो है वो एयर आ जाती है जो हमारे पास रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं होती, वो एक्स्ट्रा होती है। तो ये उसको मिला के कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी इनहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट। कि भाई मैंने बहुत ज़ोर से सांस लिया, लंग्स भी भर गए और मेरे मुंह में भी सांस भरी हुई, और मैंने नाक को भी रोका हुआ है कि जैसे ही मैं अपने नाक में से जो है वो प्रेशर को रिलीज़ करूँगी तो वो सारी एयर जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो जब आप प्रेशर से इनहेल करते हैं और जो एयर आपके बॉडी में फिल हो जाती है लंग्स के साथ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह में, उसको हम कहते हैं कि ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, IRV। और सेम इसी चीज़ का ऑपोजिट जो आप एक्सहेल करते हुए पूरी जान के साथ जितना भी मैक्सिमम एफर्ट के साथ एक्सहेल करते हैं, उसको हम कहते हैं कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी हमेशा ज़्यादा होता है, एक्सपिरेटरी हमेशा कम होता है, क्योंकि कुछ एयर जो है वो हमेशा आपके लंग्स में रह जाती है, जिसको आप कितनी भी जान लगा लें वॉलेंटरली वो तब भी नहीं निकलती। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 है और एक्सपिरेटरी 1200। तो बचा 1300 ml कहाँ होता है? बचा 1300 ml जो वॉल्यूम है वो होता है रिजाइडल वॉल्यूम, यानी वो अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन। आपने मैक्सिमम एक्सपायर कर दिया है अच्छे तरीके से वॉलंटरली, लेकिन फिर भी वो अमाउंट ऑफ एयर वो कभी भी, लिखा हुआ है ना, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन नेवर बी वॉलंटरली एक्सहेल्ड, उसको आप कभी भी वॉलंटरली एक्सहेल नहीं कर सकते। वो 1300 ml हमेशा अंदर पड़ा हुआ ही रहेगा, रिजाइडल वॉल्यूम है वो। तो ये 1200 और 1300 मिला के 3000 होगा। ये वही वॉल्यूम है जो हमने IRV में पढ़ा है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये चीज़ आपको याद रहेगी तो आपका वाइवा भी बड़े आराम से हो जाएगा अच्छी तरीके से, और बाकी जो पूरा चैप्टर है वो इन चीज़ों के बारे में है। अब रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, हम ये सारी चीज़ें कैसे मालूम करते हैं? स्पायरोमीटर से। स्पायरोमीटर से स्पायरोग्राम मिलता है, उसमें हमें ये सारी चीज़ें इसमें इस पे जो है वो इस तरीके से बनी हुई होती हैं, तो हमें वो पता चलती हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम बना हुआ है 1000, 2000, 3000, 4000, और हमें इससे पता चलता रहता है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व भाई नॉर्मल है या नहीं है, एक्सपायरेटरी नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है।
वाइटल कैपेसिटी होती है 4700। ये वो अमाउंट ऑफ एयर है दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड फॉलोइंग एज अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, अच्छी खासी इंस्पिरेशन के बाद, जब आप उस वो वॉल्यूम जो आप एक्सहेल कर सकते हैं, यानी वी सी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू ई आर वी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये सारा वॉल्यूम मिला के जो आपने इंस्पायर किया, जो आपने एक्सपायर किया और जो आपके पास बचा हुआ पड़ा है लंग्स में, उस सबको मिला के हम कहते हैं कि भाई ये हमारी वाइटल कैपेसिटी है। यानी लंग्स में इतना वॉल्यूम ऑफ एयर आ सकता है, जिसमें से 3000 जो है वो हम कहते हैं कि हमने खुद बाहर से लिया, क्योंकि 1300 पहले से अंदर पड़ा हुआ था, जिसको हमने रेजाइडल वॉल्यूम कहा। उसमें से 1200 हमने जो है वो एयर में दे दिया और बाकी जो है वो सेल्स के अंदर घूमता रहा। तो ये जो टोटल कैपेसिटी है लंग की, जिसमें इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, रेजाइडल वॉल्यूम तीनों मिक्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारी वाइटल कैपेसिटी है। इतनी पावर से हम इनहेल कर सकते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? ये होती है 35 ml। ये वो देखो यहाँ पे था इंस्पायरेटरी वॉल्यूम्स, ये है कैपेसिटी। टिपिकल वैल्यू क्या है? जो ये ऊपर वैल्यू है 500 ml, 3500, 1300, ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। और ये है कैपेसिटी, कि भाई एक सिलेंडर की कैपेसिटी है कि वो 5000 उसमें 500 लीटर उसमें आ सकता है, लेकिन 3500 भी आ जाता है तो ये उसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो वॉल्यूम हो गया 3500 और उसकी कैपेसिटी कितनी है कि आप उसमें 500 तक भी भर सकते हैं, वो वाली बात है। अब ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फॉलोइंग अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, के आईसी यानी इंस्पायरेशन कैपेसिटी प्लस टाइडल वॉल्यूम, और सॉरी वाइटल जी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा रिजर्व पड़ा हुआ है, वो कितना था? 3000 ml। उसको जमा किया किसके साथ? टाइडल वॉल्यूम के साथ। कितना था हमारे पास? 500 ml टाइडल वॉल्यूम। और ये रहा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये सब चीज़ों को जब हमने मिक्स किया तो हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ गई कि ऑलरेडी लंग्स में कितना पड़ा हुआ था, एक सांस में कितना आया? 500 ml आया। रिज़र्व कितना पड़ा हुआ था वो भी हमने उसमें ऐड किया। और हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, यानी अगर मुझे किसी की सिलेंडर के बारे में ये बताना है कि भाई इसकी इतनी कैपेसिटी है, मैं तेरा इसमें जो है वो बचा हुआ 500 है, इसने एक बार में मैंने इसके अंदर अभी 3500 डाला है और इतना जो है वो इसने अभी भी एक्सपायर कर दिया है, तो इन सारों को मिला के मैं ये बता सकती हूँ कि काम एक ही बारे में एक सिलेंडर में ही हुआ है। तो इस सिलेंडर की कैपेसिटी इतनी होगी, जब भी तो इतनी एयर आ भी गई, रिजर्व भी पड़ी हुई है और इसने एक्सहेल भी कर दी। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके नाम में वैसे सारी चीज़ें होती हैं। अब फंक्शनल रेजाइडुअल कैपेसिटी क्या होती है? कि अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स फॉलोइंग अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी अपनी फोर्सफुली जो है वो रेस्पायर नहीं किया, नॉर्मली आपने इनहेल एक्सहेल किया हुआ है, फिर भी कुछ आपके लंग्स में जो है वो वॉल्यूम बचा हुआ है ऑक्सीजन का, सॉरी एयर का, तो उसको हम कहते हैं भाई फंक्शनल रेजाइडल वॉल्यूम। और टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मैक्सिमम इंस्पायर, अच्छी तरीके से इंस्पायर करने के बाद जो आपके पास अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में बन जाता है, उसको हम कहते हैं कि भाई टीएलसी है, जिसको आप रेजाइडल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी को मिलाकर जो बनता है, जो है 6000 ml। अब आप इस चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि COPD पेशेंट वाले पेशेंट की बात हो रही है कि FEV1 क्या है। FEV1 यहाँ पर क्या किस चीज़ को ये दिखा रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास FEV1 इज़ द फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। FEV1 फोर्स्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब फोर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी मैंने प्रेशर के सांस, मैंने जैसे स्पायरोमीटर में उसने अपना जो माउथ पीस उसने लगाया हुआ है, तो उसको मैं बोलूँगी कि भाई प्रेशर से सांस लो। तो फोर्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी कि जब आपने प्रेशर के साथ इनहेल किया, इंस्पायर किया, रेस्पायर किया, ठीक है, प्रेशर के साथ, तो वो कितनी बनी? एक कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट की उसने बेचारे ने सिर्फ 1 लीटर ही वो इंस्पायर कर सका, ठीक है। और नॉर्मल पेशेंट कितना कर सकता है? 4 लीटर मज़े से उसने जो इंस्पायर कर लिया। वाइटल कैपेसिटी COPD वाले पेशेंट की कितनी है? सिर्फ 3 लीटर है। और जो आपके और मेरे जैसा बंदा है वो कितना अपना उसका सिलेंडर में पावर है, लंग्स में पावर है? 5 लीटर तक वो इजीली, जितना जो ब्लड की होती है ना क्वांटिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ब्लड उतनी 5 लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर ही ऑक्सीजन की नॉर्मल क्वांटिटी होती है ह्यूमंस में, क्योंकि उसको इस 5 लीटर ऑक्सीजन को ही, वाइटल कैपेसिटी को ही 5 लीटर ब्लड के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में आना होता है। अगर आप ये मेरी बात समझ रहे हैं तो आगे पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी है। COPD पेशेंट वाले की आप देख रहे हैं कि कम है। अब यहाँ पे बता रहा है कि इसकी जो आपकी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो था आपका, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और आपका वाइटल कैपेसिटी, जब आप इन दोनों को आपस में
डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाती है जिससे आपको पता चलता है कि कि आपके पेशेंट की जो रेस्पिरेशन की कैपेसिटी है वो कितनी है। अब जो कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट है उस बेचारे की लंग्स कैपेसिटी सिर्फ 33% है, और एक नॉर्मल बंदे की, आपका और मेरे जैसा जो ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड की बात इसलिए करें क्योंकि उनकी हमसे कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उस बंदे की सिर्फ 33% है और नॉर्मल बंदे की 80% है। तो इससे हमें एक चार्ट मिल गया जिससे हमने ये अंदाज़ा कर लिया कि इस पेशेंट को, अब जिसकी 33% या इसके अराउंड आती है, हम समझ जाते हैं कि भाई इसको COPD है। और ये वैल्यूज़ हमारे पास इस तरीके से ब्लड की, हीमोग्लोबिन की, प्लाज्मा की लिखी हुई होती हैं, ये भी लिखी हुई होती हैं, और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस चीज़ का पेशेंट हमारे पास आया। तो स्पायरोमीटर बेसिकली इसलिए यूज़ हो रहा होता है। अब यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जो अक्सर और बेशतर हमारे पास ऑस्पी में आ जाता है बना हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पायरोग्राम इलस्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ फोर्स्ड एक्सपायर एयर फ्लो टू डायग्नोज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, नोटिस द मार्क्ड डिफरेंस इन बोथ द फोर्स एक्सपायर्ड वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। अब ये जो वॉल्यूम हमने काउंट करते हैं ना, ये 1 सेकेंड में और एक रेस्पिरेशन में कितना वो ब्रेथ में कर सकते हैं, हम वो काउंट करते हैं। जिसका 1 लीटर है उसका आप ग्राफ देखें कि जब उसने रेस्पायर करना शुरू किया तो नॉर्मल से कहाँ पर गया, नॉर्मल से लेके कहाँ पर तक वो गया है, और इसका जो ग्राफ बनता रहा है कि यानी उसके लिए 0.5 लीटर तक पहुँचना या 4 लीटर तक पहुँचना रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, उसके लिए कितना इजी था। यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे जो येलो और ग्रीन लाइन है, इसको सॉरी ब्लू और आई थिंक सी ग्रीन टाइप की लाइन है, इसको गौर से देखें। COPD वाला जो पेशेंट है उसका ग्राफ देखें, और जो आपका नॉर्मल पेशेंट है उसका ग्राफ देखें कि कितने इजीली उसने अपनी लंग की कैपेसिटी विद इन 1 सेकेंड 5 लीटर तक जो है ब्लड जो ऑक्सीजन है उसको फिल कर लिया, और कितना इजीली जो है वो उसका जो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम था वो 4 लीटर से पहुंच गया। जबकि और ये जो क्या कहना चाहिए इसको, कि ये जो ग्राफ बना कितना स्मूथ है, जबकि जो COPD वाला पेशेंट है इसने 3 लीटर जो है वो उसकी जो वाइटल कैपेसिटी थी, और इसको फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जनरेट करने में कितनी बड़ी इसने ये इसको क्या कहते हैं प्लेट्यू बनाया है इसने, और फिर कहीं जाके इसने इस चीज़ को अचीव किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क डिफरेंस इन बोथ द फोर्स एक्सपायर वॉल्यूम इन 1 सेकेंड एंड द वाइटल कैपेसिटी बिटवीन द नॉर्मल इंडिविजुअल एंड द पेशेंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। ये चार्ट है, बस आपने इसको अंदाज़ा करना है इसको देख के कि ये एक स्मूथ चार्ट है, और ये इतना मतलब आपको कितने सेकंड लगे इस वाले पेशेंट को, हमारा जो नॉर्मल है प्रोबेबली 1 सेकंड, यानी यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, 2 और 3 के बीच में 1 सेकंड बनाया हुआ इन्होंने, और पेशेंट जो है वो इसने इतने से टाइम में 5 लीटर जो इसकी वाइटल कैपेसिटी थी, इसने इतने से टाइम में 4.0 लीटर जो है वो ऑक्सीजन इनहेल और एयर जो है वो अपने लंग्स में रख ली। जबकि जो हमारा दूसरा वाला पेशेंट है उसको अराउंड जो है वो अराउंड उसको 5 से 6 सेकंड लग गए प्रॉपर्ली इनहेल करने की कोशिश करने में, उसमें भी वो 1 लीटर तक जो वो इनहेल कर पाया। अब ये सारी जो टेक्स्ट था उसमें यही वाली बात थी, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिपीट करते हैं। इन समरी हम ये पढ़ते हैं कि पल्मरी वॉल्यूम का भी मेजर्ड इन यूजिंग स्पायरोमीटर्स। अब बस क्वेश्चन आता है कि बेटा पल्मरी वॉल्यूम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, सिंपल जी स्पायरोमीटर से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बेटा जो स्पायरोमीटर से आप जो आप पता कर सकते हैं कि पल्मरी वॉल्यूम्स क्या है, तो उससे आपको मतलब ऐसी कौन सी चीज़ मिलती है जिससे आपको ये पता चल जाता है, ये हमें स्पायरोग्राम मिलता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इसकी इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, इतनी सी बात है, और आपने ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा बोलेंगे सवाल में से जवाब निकलेंगे और वो फिर नंबर कटने का जो खदशा होता है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैक्सिमल इंस्पायरेशन के बाद जितना आप अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ गैस जो लंग्स में रिमेनिंग रह जाता है मैक्सिमल एक्सपायरेशन के बाद। और कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के अंदर वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, और एक्सपायर्ड एयर फ्लो फ्रॉम द लंग और मतलब एक्सपायर्ड एयर फ्लो भी जो है वो कम हो जाता है, और वाइटल कैपेसिटी भी जो है कम हो जाती है। अभी है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसमें इतनी सी बात है कि ये गैसेस किस तरीके से डिफ्यूज़ होती हैं। मैंने वही बात की कि आपके लंग्स के अंदर जब प्रेशर कम होता है और बाहर से एयर अंदर आती है, तो आपके लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाकर वो एयर ब्लड के साथ जो वो डिफ्यूज़ कर जाती है, इस तरीके की बात है। अब उसके लिए प्रेशर कम होना चाहिए पल्मरी एक्सपायरेशन का भी, यानी जब आपका कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेशन जब हमने पढ़ी थी, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन हमने पढ़ा था, तो जब वो आपके पल्मरी लेवल पे पहुंचता है ब्लड, तो उसका जो क्या कहना चाहिए कि उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत कम हो चुका होता है। अगर मैं इसको चैप्टर को बहुत पीछे ले जाऊँ,
जी, तो ये रहा एल्वुलर गैस एक्सचेंज। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ इससे पिछले वाले चैप्टर में इससे ये वाली पिक्चर कि ये प्रेशर था जो आपका आर्टीरियल प्रेशर जब फ्लो स्टार्ट होता है तो मीन आर्टीरियल प्रेशर आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना था 100 mmHg। और पल्मनरी लेवल पर जब वो पहुंचा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पे, जो ब्लू वाला पोर्शन है पल्मनरी लेवल है, तो यहाँ पे इसका प्रेशर हो गया 0 mmHg। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन वाली बात है वो यही वाली बात हो रही है कि जब आपकी जो गैसेस एक्सचेंज होता है किस लेवल पर, जब आपका गैसेस एक्सचेंज पल्मनरी लेवल पर हो रहा होता है, उस लेवल पर जब आपकी एयर जब पहुंचती है तो उसको डिफ्यूज़ होने के लिए, एक मिनट, ये रहा, पार्शियल प्रेशर की ज़रूरत होती है। यानी गैस के अंदर भी कुछ प्रेशर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गैस इतनी लाइट हो कि हम जो है वो इनहेल करने में जान लगाए जा रहे हैं और वो गैस जो है वो उड़े जा रही है। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि प्रेशर अंदर का कम होता है, लंग्स एम्प्टी होते हैं तो एयर अंदर आ पाती है। उसके लिए हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि अगर अंदर स्पेस ज़्यादा होगा तो एयर को बहुत आसानी होगी अंदर आने में, उसको कोई अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगी। ल्यूमेंस का साइज़ सही होगा तो उसको आसानी होगी अंदर आने में। और जो फ़्लो की स्पीड है अगर वो अच्छी होगी तो भी उसको आसानी होगी एयर्स को अच्छी तरीके से लंग्स में आकर भरने में। इसमें दो लॉज हैं, पार्शियल प्रेशर की लॉज हैं। तो उसमें एक डेल्टन्स लॉ है। डेल्टन भाई साहब ये कहते हैं कि भाई अगर आप जो एयर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप इनको इंडिपेंडेंटली इनहेल कर लें या बॉडी पे उसको कैलकुलेट करें उसका पार्शियल प्रेशर, या उनको मिला के कैलकुलेट करें तो वो सब सेम ही होता है। यानी अगर आपने पहले ऑक्सीजन का काउंट कर लिया, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, तो भी सेम रहेगा। अगर आप इन तीनों को मिला के भी काउंट करेंगे तो भी वही नंबर आएगा जो एक साथ आया था। यानी उसका कहने का मकसद ये है कि आप 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 1 गिलास पानी को मिक्स करके उसका जब वज़न करेंगे तो वो वज़न वही सेम रहेगा जो मिक्स करने से पहले तीनों का था। इतनी सी बात है, मतलब इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। लेकिन जब हम जब घुसते हैं ना, पढ़ने बैठते हैं, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर हमने ऑक्सीजन को नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर ना डाला होता तो क्या पता इसका वज़न कम होता या इसका असर डिफरेंट होता। तो उस चीज़ की थ्योरी को उन्होंने इसमें यहाँ पर मेंशन किया है डेल्टन साहब ने कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम अलग अलग डालते तो भी वेट सेम रहता, और अगर तुमने मिला के डाल दिया है तो भी वेट सेम ही रहेगा। अब दूसरी इधर जो है वो थ्योरी है, यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, वो ऐसे जितना आता नहीं है। यहाँ पे हर एक का जो उन्होंने अलग अलग प्रेशर दिया है उसको फिर इनमें मिक्स कर दिया। अब दूसरी जो यहाँ पर थ्योरी थी वो दी थी फिक्स लॉ ने। फिक्स लॉ क्या कहती है कि जो आपका वी गैस, यानी जो क्या कहना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ गैस ट्रांसफ़र है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टिश्यू एरिया है कि अंदर कितनी जगह है, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ गैस कि उसके अंदर डिफ्यूजन होने की पावर कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर पे, लंग्स के अंदर प्रेशर। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ जो आपकी जो गैस है, वेलोसिटी ऑफ गैस, ये गैस किस पावर से आपके लंग्स के अंदर जाके जमा होगी, ये फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, एक तो एरिया, अंदर का टिश्यू का एरिया कितना बड़ा है, लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी जगह है, इस चीज़ पर डिपेंड करती है। यानी जितना खुला कमरा होगा उसमें आप जितना जितना ज़्यादा बड़ा कमरा होगा उसमें आप इतना ईजिली जो है वो जितना चाहे मटेरियल जमा कर सकते हैं। इतने, इससे बात समझें। फिर उसको मल्टीप्लाई करता है किस चीज़ से, कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट से, कि उसका कोएफिशिएंट उसके साथ जिसको बाइंड होना है, उसको जिसके साथ, वो उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर उसके अंदर बाइंड होने की कैपेसिटी नहीं है तो उसको मुश्किल पेश आएगी। रूम भी है और रूम में रखने वाले उस सामान को मजदूर भी हैं आपके साथ, कौन से, वो उसको हमने कहते हैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस। तीसरी चीज़ उसने क्या बोल दी कि प्रेशर, कि अंदर से कोई बैठा हुआ ना हो जो रेजिस्टेंस की तरफ धक्का मार रहा हो कि भाई बाहर जो हमें सामान नहीं रखना। तो यानी अंदर प्रेशर ना हो, कोई जगह भी बड़ी हो और कोएफिशिएंट भी हो डिफ्यूजन की, तो आपको ये बड़ा आसानी हो जाती है। किस लिए आसानी हो जाती है इनहेल करने में ऑक्सीजन को या एयर को। प्रेशर की बात हो रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन टी, ये इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शन है, यानी गैस को आसानी इन चीज़ों ने दी है। लेकिन मुश्किल कौन सी चीज़ देगी, मुश्किल होगी थिकनेस में। थिकनेस यानी अगर एरिया ऑफ द ल्यूमन जिससे वो गुजर रही है वो छोटा हो गया, जिस तरीके से हमने पढ़ा COPD में कि भाई उसमें क्या होता है कि मे बी फैट की वजह से या उसको हम क्या कहते हैं,
स्लाइवा या किसी चीज़ की डिपॉजिशन की वजह से जो है वो अगर ल्यूमेन छोटा हो गया है तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसको मुश्किल होगी एयर को अंदर डिफ्यूज़ करने में। इन सिंपल टर्म्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज़ ग्रेटर व्हेन द सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन इज़ लार्ज एंड द ड्राइविंग प्रेशर बिटवीन द टू साइड्स ऑफ टिश्यू इज़ हाई। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट इन इंक्रीज इन टिश्यू थिकनेस इम्पेडेड डिफ्यूजन। ठीक, अब यहाँ पे ये बात हो गई। ये चीज़ इन्होंने चार्ट बड़ा मज़े का बनाया हुआ है, इससे अब आप इस चार्ट को समझ लेंगे तो आगे का पूरा चैप्टर आपका क्लीन है। जब आपने एयर इंस्पायर की तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था 159 mmHg और प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था 0.3 mmHg। यानी जब आपने एयर इंस्पायर की तो उसमें उस टाइम पे भी ज़्यादा ऑक्सीजन ही थी, कम कार्बन डाइऑक्साइड ही था। अब आपकी बॉडी के अंदर जब एयर चली गई, अंदर आपके लंग्स का क्या प्रेशर पड़ा हुआ है एल्व्यूलर एयर का 1.0 mmHg। तभी अंदर प्रेशर कम था, तभी एटमॉस्फेयर से अंदर आ सकी एयर। अब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब इंस्पायर करते टाइम है 159 और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3, और जब ये आपके एल्व्यूलर लेवल पर पहुंची है लंग्स के अंदर तो आपकी जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1.04 mmHg हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई 40 mmHg। अब यहाँ पे क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स कर रही होती है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। अब ये वहाँ से पहुँच गई आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल गई लंग्स से गुजर के, तो अब ये कितनी हो गई, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, कितना बढ़ता जा रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ 0.3 था और कहाँ ये 40 mmHg हो गया। ये क्यों इतना बढ़ रहा है कि भाई वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हुआ है तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड के साथ डीऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है उसके अंदर वो मिक्स हो गई है। उसके बाद इस ब्लड ने अपनी पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड घूम रहा है ना, तो उस बॉडी के अंदर ब्लड में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से अपनी कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट हो रही है। समझ रहे हैं आप, जो आप खाना वगैरह खाते हैं आपके पेट पे भी तो गैस वगैरह हो जाती है ना, मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स के रिजल्ट में भी तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी रिलीज़ कर रही है, तो वो इसमें ऐड होती जा रही है। यानी ये अब ये घूमती घूमती ऑक्सीजन जब तक क्या बोलते हैं आपके आर्टीरियल सप्लाई तक पहुंची, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पहुंची, तो इसका प्रेशर कितना हो गया 95 mmHg। अच्छा, ये वैसे बाहर से जब आपने इनहेल की थी उस मुकाबले में तो ये प्रेशर कम है, लेकिन आपके सर्कुलेटरी रिस्पांस जो आपका बॉडी में जनरेट हो रहा है जहाँ से उसको गुजरना है, क्योंकि ब्लड की जो वेसल्स हैं वो इतनी पावरफुल थोड़ी हैं कि वो इतना सारा प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अब एक गैस के जो पाइप का ल्यूमन होता है और जो पानी के पाइप का ल्यूमन होता है उसमें कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे वो वाली बात है कि जब आपने मुंह से उसको इनहेल किया, इतना बड़ा आपका मुंह है, इतने बड़े लंग्स हैं, तो प्रेशर ऑब्वियसली उस ऑक्सीजन का ज़्यादा होना था, लेकिन जो आपकी आर्टरीज़ हैं वो इतनी बड़ी नहीं है साइज़ में, तो वहाँ पर जाके इसका प्रेशर अकॉर्डिंग टू द आर्टरीज़ हो जाता है और वो हो जाता है 95 mmHg। लेकिन अभी भी ऑक्सीजन का प्रेशर जो है ज़्यादा है। अब ये आ गया आपका सिस्टम में सिस्टमिक सर्किट, जहाँ पे आप टिश्यू और फ्लूइड में और जो कैपिलरी बेड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अब आपके पास कितनी हो गई ऑक्सीजन, क्योंकि आपने बॉडी के अंदर सेल्स को दे दी, तो ये हो गई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया आपका 40 mmHg, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी ऑक्सीजन हो गई अनलोड। समझ रहे हैं आप, अनलोड हो गई। पहले लोड हुई थी ऑक्सीजन आपके पास ब्लड में, अब यहाँ पर जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी वहाँ पे ऑक्सीजन अनलोड हो गई और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लोड हो गई। यहाँ से अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, अब आप चले गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन में। ठीक है, एक सिस्टम में गैस एक्सचेंज से अब यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो गया 40 mmHg, क्योंकि आपने सब जगह जो ऑक्सीजन लेके गए थे वो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे लोड करते आ गए, और जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वहाँ से उठा के और जो वो ऑक्सीजन आप अनलोड करके आए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोड करके आए हैं। तो अब आपके पास प्रेशर कितना बचा ऑक्सीजन का, जो ज़्यादा आपने चीज़ दे चुके हैं तो ऑब्वियसली वो कम बचेगी, तो ये बचा आपके पास 40 mmHg, और वहाँ से जो चीज़ आप लेकर आए उसका ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये हो गया आपके पास 46 mmHg। यहाँ पर आने के बाद जब आप लंग्स के लेवल पर पहुँचे और आपने जब एक्सपायर किया एयर, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी 116 mmHg और ऑक्सीजन था 116 mmHg, क्योंकि आप लंग्स के लेवल से गुजरे हैं अभी। और आपके पास जो क्योंकि लंग्स के अंदर हमें कोई ज़रूरत नहीं होती लोडिंग करने की, लंग्स के अंदर पहले से ही ऑक्सीजन पड़ा हुआ होता है, क्योंकि लंग्स को अपनी सर्कुलेशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंग्स के लेवल पर सर्कुलेशन में लंग्स के अंदर अपनी आर्टरीज भी तो है ना भाई, सिर्फ उसके अंदर वेन्स थोड़ी हैं। तो लंग्स ने अगर आपको ब्लड साफ़ करके दिया है तो उसके पास अपना भी ऑक्सीजन पड़ा हुआ था, तो जब ये एयर एक्सपायर करने के टाइम आपके लंग्स से गुजरी तो इसने थोड़ा सा अपने ऊपर ऑक्सीजन लोड कर लिया, तो एक्सपायरेशन के टाइम पे आपके पास प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 116 mmHg हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 40 mmHg। अब इससे दूसरी लॉ हमारे पास क्लियर हो गई कि जब हम CPR दे रहे होते हैं किसी पेशेंट को डायरेक्ट बाय माउथ, जब हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको सांस नहीं आ रहा होता,
तो जो हमसे लोग सवाल करते हैं कि भाई आप तो खुद कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, तो पेशेंट को कार्बन डाइऑक्साइड दे के मारना है आपने। तो हम उन्हें ये बताते हैं कि एक्सपायर्ड एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड से 3 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन ही होती है, सिर्फ 40% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब उसको 100% कुछ भी ना मिले, ना कार्बन ना ऑक्सीजन, इससे बेहतर तो यही है कि हम एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑक्सीजन की और कम क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो उसको जो है वो इनहेल करा दें ताकि वो उठ सके और बाद में उसकी बॉडी जो है वो अपने काम पर लग जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 थ्योरीज क्लियर हो गई। तो यानी पूरी बॉडी के अंदर कभी वेसल्स का प्रेशर, कभी कैपिलरी बेड्स का प्रेशर, कभी लंग्स का प्रेशर, कभी बाहर का प्रेशर, कभी आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का प्रेशर, इससे मिलके इसी तरीके से आपकी ब्लड सर्कुलेशन चलती है और इसी तरीके से आपकी चलती है पल्मोनरी सर्कुलेशन या वेंटिलेशन। ठीक हो गया। अब ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गई है भाई साहब, तो आगे का चैप्टर आपके लिए हलवा है और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का ये चैप्टर आप समझ लें आपने कर लिया। अब इन समरी, गैस मूव अक्रॉस द ब्लड गैस इंटरफेस इन द लंग ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपके लंग से में ट्रांसफर कर लेते ही वो। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिस्क्राइब बाय फिक्स लॉ। फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि भाई इसको हेल्प किस कौन कौन सी चीज़ करती है और नुकसान कौन कौन देता है। अब उसको रेजिस्टेंस किसने दी, हमने वहाँ पे पढ़ा था थिकनेस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ आपकी आर्टरीज प्रेशर जो है वो कम हो गया था उसका, इतनी सी बात है। और बाहर से क्योंकि उसके पास लंग्स के अंदर जो जगह है वो ज़्यादा, सबसे बड़ा ऑर्गन देखें यहाँ पे इस वक्त ऑक्सीजन के डिपोजिशन के लिए लंग्स है हमारे पास। तो जितना बड़ा एरिया है लंग्स का, उसको ऑक्सीजन को डिपॉजिट होने में, एयर को डिपॉजिट होने में उतना मज़ा आया और वो इजीली डिपॉजिट हो गया और उसके पास कोएफिशिएंट उसके मॉलिक्यूल से डिफ्यूज़ होने के लिए, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर जो है आपके लंग्स में डिफ्यूज़ हो सकी। अब लंग्स बड़ा ऑर्गन था, आर्टरीज छोटी ऑर्गन्स हैं या छोटे पार्ट हैं, टिश्यूज़ हैं, तो जब वहाँ से गुजरने लगी तो ऑब्वियसली उसको अपना प्रेशर कम करना पड़ा। अगर वो सेम प्रेशर के साथ आपकी आर्टरीज में से गुजरेगी तो आपकी आर्टरीज बर्स्ट हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। इस चीज़ को समझने के बाद आप सबके लिए सल्यूट। अब इस चीज़ को समझें कि ब्लड फ्लो ऑफ द लंग क्या होता है, ये भी हो गया है, समझ लें। उस वाली पिक्चर में ब्लड फ्लो ऑफ द लंग भी हो गया है। मैक्सिमम एक्सरसाइज द रीजनल ब्लड फ्लो विद इन द लंग। अच्छा, इसको हम ना इस चीज़ से समझते हैं, इस पिक्चर से समझते हैं। जो ऊपर सारी थ्योरी है और जो नीचे सारी थ्योरी है वो इन पिक्चर्स के थ्रू है। कि हमें ये पता है कि जो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है ना, वो प्रेशर सिस्टम पे काम करती है। ठीक है, आपके पल्मोनरी लो प्रेशर सिस्टम होता है और जो आपका सिस्टमिक सर्किट है वो थोड़ा सा वो हाई होता है, लेकिन जो दोनों का जो रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करने का है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि वो अपने अपने ल्यूमेंस के थ्रू जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को। अब एक स्टैंडिंग पोजीशन में जो आपकी जो लंग मुबारक हैं, जो आपके गुर्दे बोलते हैं, नहीं गुर्दे नहीं, उससे कुछ और, चलो छोड़ो इंग्लिश सही है, जो आपके लंग्स है ना, ये जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो सारी जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना, मेजॉरिटी मैक्सिमम वो आपके कहाँ पर होती है, बेस में होती है। इन स्टैंडिंग पोजीशन द मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो टू द लंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेस ऑफ द लंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ब्लड फ्लो यानी ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी तो होता है ना भाई साहब, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड फ्लो है वो कहाँ पे जा रहा होता है, बेस के पास। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एपेक्स, नीचे लिखा हुआ है बेस। ऐसा क्यों होता है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से सारा का सारा ब्लड फ्लो लंग्स के नीचे वाले पोर्शन में जा रहा होता है और ऊपर वाले पोर्शन बेचारे ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, ड्यू टू एक्सरसाइज करने की वजह से, हार्ट रेट बढ़ने की वजह से, पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से, एक्सरसाइज जो आपका लंग्स के जो आपका एपेक्स बेचारा जो सदियों से भूखा प्यासा बैठा हुआ होता है, उसके पास इतना खास कोई ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होता, उसके पास ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आप एक हेल्दी पर्सन बन जाते हैं। यानी एक तरफ आप सिर्फ जो है वो अपने लंग्स के बेस से जो है वो काम ले रहे थे और अब जो है वो आपका बेस से लेके एपेक्स तक जो है वो आपका लंग जो है वो काम में आ गया, एक्टिविटी में आ गया। अब एक होती है वेंटिलेशन, एक होती है परफ्यूजन। 5 लीटर ऑक्सीजन आपने इनहेल तो कर ली, वेंटिलेट तो कर ली, लेकिन क्या वो सारी की सारी सेल्स में जाके परफ्यूज़ हो रही है, या फिर सेल्स तो रेडी हैं परफ्यूज़ करने के लिए, क्या आपकी कैपेसिटी इतनी है या आप ऐसे इन्वायरमेंट में है कि उसको सारी ऑक्सीजन जितनी उसको चाहिए इनहेल करके दे सकें। अब ये इस रिलेशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। वेंटिलेशन परफ्यूजन की रिलेशनशिप में एक चीज़ नीचे लिखी है, मैंने बुक में तो मार्क किया हुआ था, क्योंकि ये PDF है, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा गौर से, कि अगर आपके पास, अगर आप 10 लीटर ऑक्सीजन, एग्जांपल दे रही हूँ, 10 लीटर ही वेंटिलेशन ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और 10 की 10 लीटर ही आपने जो है परफ्यूजन करा दी, तो इसको हम कहते हैं कि भाई एक नंबर, यानी 1.0 रेशो आ गया आपके पास। ये रेशो आइडियल रेशो है किसी भी बंदे के लिए। इसमें आपके पास, आपकी पूरी बॉडी के पास एडिक्वेट क्वांटिटी में ऑक्सीजन बॉडी में पहुंच जाती है। लेकिन अगर कुछ भी वाइस वर्सा हो जाए कि आपकी बॉडी के अंदर वेंटिलेशन पावर जो है वो 0.5 हो गई और परफ्यूजन तो है वो 100 है,
जैसे वो हमने रिसेप्टर वाली बात पढ़ी थी, पीछे हम पढ़ के आए हैं कि आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स तो प्रो लेवल के हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन बॉडी हार्मोन्स इतने रिलीज़ नहीं कर रही। तो अब ज़्यादा रिसेप्टर्स होने की वजह से जब आपकी बॉडी थोड़ा भी हार्मोन रिलीज़ करती है तो सारे के सारे रिसेप्टर्स जो है वो काम में आ जाते हैं और मैक्सिमम एक्टिविटी वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करे और रिसेप्टर आपके पास कम हो तो आधे जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। और अगर कॉर्नरली ये चीज़ होती रहे तो फिर आपकी बॉडी अपने रिसेप्टर्स को जो है थोड़ा बंद कर देती है कि जितनी ज़रूरत है उतनी जो है काम में आए। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अगर आपकी बॉडी का जो वेंटिलेशन है वो 0.5 है, आप इनहेल पूरा नहीं कर पा रहे हो और आपका जो परफ्यूजन लेवल है वो 10 है, तो हम इसको 0.5 ही काउंट करेंगे, क्योंकि भाई जितना वेंटिलेट हुआ है उतना ही तो परफ्यूज़ होगा। आपकी बॉडी 100% परफ्यूज़ करके क्या कर लेगी जब उसके पास इतनी ऑक्सीजन आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे बेचारे की जो कैपेसिटी ऑफ परफ्यूजन थी वो वेस्ट हो गई। अब लेकिन अगर आपके पास जो परफ्यूजन पावर जो है वो 10 है और इतनी ही पावर आपकी वेंटिलेशन की है, तो ये जो है वो आपका 1 हो जाता है। और अगर इससे ज़्यादा भी हो जाए ना कि भाई परफ्यूजन पावर इतनी नहीं थी, वेंटिलेशन आपकी 10 थी और परफ्यूजन आपकी 8 भी है, 9 भी है तो भी चलेगा, क्योंकि वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन होगी परफ्यूजन का लेवल उतना बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है परफ्यूजन के बारे में कि जो आपके एपिक्स है उस पर लिखा हुआ है वेंटिलेशन का वॉल्यूम लीटर पर मिनट कितना है कि 0.24 ओनली, और ब्लड फ्लो कितना है 0.07। इतना सा ब्लड फ्लो है इसके साथ, और रेशियो कितना बड़ा 0.43। अब आपकी बेस के पास आके देखें कि बेस के पास आपका जो लेफ़्ट वाला लंग है, लेफ़्ट वाला लंग है, इसके पास इसकी बेस में इसके पास कितना रेशो है 1.29 रेशो है इसके पास लंग्स में, और नीचे 0.82। तो यानी बेस के अंदर जो प्रेशर ब्लड फ्लो है और जो ऑक्सीजन है वो कितनी ज़्यादा है, और एपेक्स में देखें आप कितनी कम है। तो ये जो है वो एबनॉर्मल रेशो है। कम से कम जो 1 वाला है वो होना चाहिए, जितना एटलीस्ट नीचे है उतना ऊपर भी होना चाहिए, या फिर हम कोई डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिससे लंग की कैपेसिटी बढ़ जाए और ये मैच हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन वेंटिलेशन एंड ब्लड फ्लो एट द टॉप एंड द बेस ऑफ द लंग, द रेशियोज इंडिकेट दैट द बेस ऑफ द लंग इज ओवर परफ्यूज्ड। जो लंग्स की बेस है वो ओवर परफ्यूज हुई हुई है, यानी हद से ज़्यादा परफ्यूज हुई है, यानी 1 से भी वो तजावुज़ कर गया है, 1 से 1.29 हो गया है। और जो ऊपर वाली जो आपका एपिक्स है वो अंडर परफ्यूज है, यानी 1 भी नहीं है, 0.5 भी नहीं है, उससे भी जो है वो कतई कम जो है आपका लंग जो है वो परफ्यूज हुआ है। तो ये हो गया अंडर परफ्यूज, 1 से थोड़ा कम इज़ अंडर परफ्यूज, 1 से ज़्यादा इज़ ओवर परफ्यूज। जबकि दोनों कंडीशन है, ओवर परफ्यूज फिर भी थोड़ा सा कंसिडर किया जा सकता है, इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अंडर परफ्यूज जो है ज़्यादा नुकसानदेह है। बस ये वाली बात थी जो सारी इस थ्योरी में लिखी हुई थी। अब ऑक्सीजन एंड कार्बन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, हमें ये पता है कि हमारी बॉडी ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है पूरी बॉडी में। अब ऑक्सीजन का यानी बेस्ट जो बस है जिसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकती है, जा सकती है बॉडी में, वो है हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हीमोग्लोबिन से भी एक पसंदीदा बस है ऑक्सीजन की जिसमें वो जाना ट्रांसफ़र, उसमें घूमना वो पसंद करती है, वो कौन सी है, वो है मायोग्लोबिन। अच्छा, उस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इज़ केमिकली बॉन्ड टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन से बॉन्ड होकर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में घूमना पसंद करती है। ये इसके पसंदीदा सेल्स हैं, विच इज़ अ प्रोटीन कंटेन्ड इन द रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल्स, यानी एक साथ इस बंदे की जो हेमोग्लोबिन भाई साहब है उनकी गाड़ी में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आराम से ऐसी खुशी जो ट्रेवल करके चले जाते हैं। अच्छा, वो द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन इज फॉर्म्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जब आपका ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड हो जाता है तो हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और जब हेमोग्लोबिन दैट इज़ नॉट बॉन्ड टू ऑक्सीजन इज रेफर टू डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और जब वो बॉन्ड नहीं हुआ होता तो हम कहते हैं ये डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन है। अच्छा, अभी ऑक्सी हेमोग्लोबिन हम लोडेड ऑक्सीजन भी इसको बोलते हैं। जब आपकी ऑक्सीजन बॉडी में ट्रेवल करती करती जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ जाके जैसे लोड हुई हुई ऑक्सीजन है ना हेमोग्लोबिन के ऊपर, अब आपकी बॉडी के पास वो पहुंची है मसल्स के लेवल में, मसल्स में ऑक्सीजन कम है, तो हेमोग्लोबिन से उतर कर ये यानी हेमोग्लोबिन की गाड़ी से उतर कर ये जाके बैठ जाएगी मायोग्लोबिन की गाड़ी पर और वहाँ जाकर जो ट्रांसपोर्ट कर देगी। तो इसको हम कहते हैं कि अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन। ये अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया तो समझ लें आपने इसको निपटा दिया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। द कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इन द लंग इज़ ऑफन कॉल्ड लोडिंग। लंग्स में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ लोड होती है और पूरी बॉडी में घूमने के लिए जाती है, ठीक है। थस लोडिंग एंड अनलोडिंग आर रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। लोडिंग
लोड अनलोड भी हो सकता है और अनलोड लोड भी हो सकता है। अच्छा, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सी हेमोग्लोबिन। डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन यानी जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन बन जाती है। इतनी सी बात है। परसेंट हेमोग्लोबिन सेचुरेशन, परसेंट हेमोग्लोबिन सेचुरेशन क्या होती है कि जितना हेमोग्लोबिन पड़ा हुआ था उस सारे के ऊपर, मतलब जितना भी था, मतलब 100 बसें थी, 100 के अंदर 400 बंदे की बैठने की कैपेसिटी थी और ऑक्सीजन भी हमारे पास 400 मॉलिक्यूल्स आए, तो वो 100 बसें फुल हो गई, तो उसको हमने कहा भी सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन हो, ऑक्सी हेमोग्लोबिन हो गई। यानी सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सारे हेमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो गए या बाइंड हो गए, तो उसको हमने कह दिया कि सेचुरेशन, यानी जगह नहीं बची, फुल सेचुरेट हो गया। अब मज़ीद अगर ऑक्सीजन आ भी जाता है तो वो कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो सेचुरेशन हो गई है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे परसेंट ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन सेचुरेशन, परसेंट ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन सेचुरेशन, प्रेशर mmHg दिखाया गया है। अच्छा, अब ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन की जो सेचुरेशन है या जो इसकी लोडिंग और अनलोडिंग है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि अगर आपका जो pH है, pH के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ pH ऑन द शेप ऑफ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, कि डिक्रीज़ इन pH या pH डिक्रीज़ हो जाता है या जब एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो आपका जो कर्व है वो राइट साइड मूव कर जाता है, जिसको हम कहते हैं pH इफेक्ट विच इज़ इंक्रीज़ इन pH, यानी pH बढ़ गया। अब यहाँ पे जो डीएक्सी हेमोग्लोबिन है इसको आप राइट लेफ्ट सीधा उल्टा कैसे होता है, हाँ, और ये ओके यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं पे राइट एंड लेफ्ट, जी, तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन है ना, ये है आपका लेफ्ट कर्व। यानी जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होगी या हेमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन नहीं अटैच होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड पे कर्व चला गया। और जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी तब उसको कहते हैं ये राइट कर्व। अब इस कॉन्सेप्ट को समझें कि जिस जगह पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पर जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन की गाड़ी से उतर कर कहीं और जाकर बैठ जाएगी तो उसको हम कहते हैं कि ये राइट कर्व है। यानी ऑक्सीजन का कम हो जाना, कहाँ से, हेमोग्लोबिन से उतर के कम हो जाना, क्योंकि हीमोग्लोबिन सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और एज सच इज मतलब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है यहाँ से वहाँ ले जाने के। इससे ये नहीं हो गया कि ऑक्सीजन कम हो गई, ख़त्म हो गई, इसका काम है ट्रांसपोर्ट लेके जाना, तो इसने ऑब्वियसली अनलोड ही करना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाके देनी है। और जो डीऑक्सी है वो लेफ्ट कर्व है, यानी हेमोग्लोबिन के ऊपर से जो है ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ठीक हो गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जब आपका ब्लड pH बढ़ जाता है, pH बढ़ जाता है, एसिडिटी ब्लड pH कम हो जाता है और एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसमें हम ये क्या देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं, तो बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। जहाँ पर एसिडिटी बढ़ जाती है वहाँ पर ये जो आपका कर्व है ये राइट साइड पे मूव कर जाता है। राइट साइड यानी यहाँ पे आपका जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन आ जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सी यानी हेमोग्लोबिन पे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है अटैच हो जाती है और ये कर्व आपका राइट साइड पर मूव कर जाता है। यानी जैसे ही pH कम होगा एसिडिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन आएगा। अब इसको इतने से समझ लें कि जब जिसे फॉर एग्जांपल कि कोई ड्रिंक है वो इतनी तेज़ है कि आप पी नहीं सकते ना, उसमें नमक तेज़ है या समथिंग, तो आप उसमें H2O डाल देंगे ताकि जो उसका जो असर है ना एसिडिटी का वो कम हो जाए और वो पीने के काबिल हो जाए। सेम ये चीज़ कि जब pH बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हम उसके अंदर O2 ऐड कर देते हैं, हेमोग्लोबिन जाके उसके अंदर O2 डाल देता है और कर्व जो है वो राइट साइड पे मूव कर जाता है। इतनी सी बात है। दूसरी चीज़ इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ब्लड प्रेशर, सेम चीज़ यहाँ पे जो है इसका ऑपोजिट होगा। जब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन राइटवर्ड शिफ्ट इन द in the curve while decrease in blood pressure result in leftward shift in the curve। जैसे हमने pH के बारे में पढ़ा कि जब आपका pH जब एसिडिटी आपकी इंक्रीज़ होती है तो आपका कर्व राइटवर्ड हो जाता है, लेकिन जब आपकी एसिडिटी बढ़ती है एसिडिटी जब आपकी बढ़ती है तो कर्व राइटवर्ड हो जाता है, यानी ऑक्सीजन उसके अंदर ज़्यादा मिला के उसको नॉर्मल कर दिया जाता है pH को। और जब आपकी एसिडिटी कम हो जाती है तो जो आपका कर्व है वो लेफ्टवर्ड हो जाता है, यानी वहाँ से ऑक्सीजन निकाल कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दिया जाता है ताकि उसके pH को नॉर्मल कर दिया जाए। अब यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है तो कर्व राइटवर्ड चला जाता है, जबकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब यहाँ पर आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पर आपका कर्व किस तरफ चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब आपका जो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन राइटवर्ड शिफ्ट इन कर्व, शिफ्ट आपका जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है भाई टेम्परेचर
बढ़ गया है, उस बढ़े हुए टेम्परेचर में हम जो है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़े हुए टेम्परेचर में बढ़ जाता है। जैसे कि अब जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो हम कितना हाँप के सांस ले रहे होते हैं ना, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है। और जब आपका टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। कभी आपने देखा है कि सर्दियों में आप हाँप के सांस ले रहे हो, सर्दी में आपकी क्वाइट ब्रीदिंग की चल रही होती है। ये इतनी सी बात है, उसको मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाह रही, सम बहुत कम ही आता है ये, लेकिन जो आता है तो वो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वाला ही आता है। तो जब आपको पास टेम्परेचर की बात हो तो आपको सर्दी और गर्मी से इसको जो है वो क्या कहना चाहिए कि उसको कंपेयर करके देख लीजिएगा कि गर्मियों में आप हल्का सा चल के आते तो हाँप के सांस ले रहे होते, यानी आपको जो है प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है। और जब आपको गर्मियाँ होती हैं जब सर्दियाँ होती हैं तो फिर आप जो है वो क्वाइट ब्रीदिंग के थ्रू जो है वो नॉर्मली ब्रेथ कर रहे होते हैं, तो आपका जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पीएच भी हो गया और ये कर्व भी हो गई। अब ये डीपीजी क्या है, ये है आपका डीपीजी है डाइफॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये जो है ना वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, यानी आप और मैं जिस तरह चिल बैठे हुए ना, हमारे लिए ये नहीं है। ये कब होता है, आइए इसको थोड़ा सा साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं कि अ फाइनल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द शेप ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ डी फॉस्फोग्लाइसराइड या डीपीजी 2,3 जीपीजी इन रेड ब्लड सेल्स। अब ये कब जनरेट होते हैं 2,3 डीपीजी, ये बाय प्रोडक्ट है। इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ग्लाइकोलाइसिस इन द कंपाउंड। आरबीसी के ग्लाइकोलाइसिस का ये बाय प्रोडक्ट है, जो हमेशा नहीं होता। मतलब आरबीसी का ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज होता है ये, यानी आप आराम से बैठे हुए ना तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, गर्मी का इफेक्ट हो सकता है, सर्दी का इफेक्ट हो सकता है, पीएच का इफेक्ट हो सकता है, एसिडिटी का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये वाला इफेक्ट नहीं हो सकता। जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका जो आरबीसी हैं उसमें जो ग्लाइकोलाइसिस होने लग जाता है, तो फिर एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं कि डीपीजी। और जब ये कंपाउंड प्रोड्यूस होता है तो इसका काम क्या होता है, ये जब कंपाउंड जब रिलीज़ होता है तो जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ डीपीजी जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके ब्लड में बढ़ जाती है तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। यानी आपका जब आरबीसी टूट ही गया है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस हो ही गया है, तो ब्लड फ्लो ऑब्वियसली कम होगा, तो उसको हम कहते हैं एनेमिक कंडीशन। इसमें क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कभी नोटिस किया हो कि आप किसी ऊंची जगह पर चढ़ रहे हैं और आप ज़्यादा हाँफने लग जाते हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी, यानी वो जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग, या वो लोग जो ऊंचे ऊंचे इलाकों में रहते हैं, तो उनको जो है वो इनीमिया हो जाता है, आरबीसीज़ की कमी हो जाती है, क्योंकि आरबीसीज़ टूट के ग्लाइकोलाइसिस बना रहे होते हैं। आरबीसीज़ के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है और फिर बॉडी जो है उनके डीपीजी प्रोटीन जो प्रोड्यूस कर रही होती है, ताकि वो क्या करे, वो जो आपका, जैसे हमने कहा था जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेकर सप्लाई करेगा, ठीक है। तो वो क्या कर देती है, हीमोग्लोबिन के लेवल को लो कर देती है ताकि कम जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो और उस कम ऑक्सीजन में वो बॉडी को सफ़र करना सिखा सके। इतनी सी बात है, ज़्यादा कोई इसमें हाई फाई चीज़ नहीं। अब यहाँ पे आ गया ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छी पावर रखता है, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से ज़्यादा पावर रखता है ऑक्सीजन को बाइंड करने में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मायोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन स्केलेटल मसल फाइबर्स एंड कार्डियक मसल्स, not in blood, and act as a shuttle to move oxygen from the muscle cell membrane to the mitochondria. Myoglobin is found in large quantities in slow twitch fibers, ठीक है, इन स्मॉलर अमाउंट्स। ओके, यहाँ पे अच्छा, द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन रिजल्ट इन अ डिफरेंस इन ऑक्सीजन एफिनिटी। यानी हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के जो स्ट्रक्चर में जो बेसिक फ़र्क वो ये है ऑक्सीजन एफिनिटी का दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो जो आपका जो एफिनिटी है, यानी जो पावर ऑफ अटैचमेंट या बॉन्डिंग है, वो मायोग्लोबिन की ज़्यादा है, किससे, हेमोग्लोबिन से, ठीक है। तो इसके पास जो है वो ऑक्सीजन रिजर्व भी ज़्यादा होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जैसे हेमोग्लोबिन मसल्स के पास से गुजरने लगती है एक्सरसाइज के दौरान, फट से ऑक्सीजन उतर के मायोग्लोबिन के साथ आके अटैच हो जाती है और जो है वहाँ पर सप्लाई करना शुरू कर देती है, यानी इस लेवल पर ये आकर अनलोड हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड देयर 3 फॉर्म्स, 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। या तो डिजॉल्व हो जाए, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड 10 प्लस डिजॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपका ब्लड आगे फ्लो करता जा रहा था तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी, ठीक है। या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड हो जाए, जिसको हम कहते हैं कार्बिनो हीमोग्लोबिन बॉन्ड, जो कि 20% इन द ब्लड में होता है। और तीसरी चीज़ क्या है कि बाइकार्बोनेट बना दे, जो कि 70% जो वो होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फाउंड इन ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब ये तीनों फॉर्म्स है, इसके बारे में जो है ना वो यहाँ पे मज़े की चीज़ लिखी हुई है, ये रही
अच्छा, ये दोनों प्रोसीजर्स, ये बिगिनिंग है और ये इसका एंड है, और ये जो है वो आपकी समरी है टिश्यू की और ये लंग्स की है। तो जो काम टिश्यू में हो रहा था ना, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है वो आपके लंग्स में हो रहा था। यानी यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, वो डिज़ोल्व हो गया आपके टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद हमने क्या पढ़ा था कि 10% भी डिज़ोल्व हो जाता है, 20% भी डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद जो 70% आता है वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गया, हेमोग्लोबिन कार्बो पता नहीं कौन सी कार्बोनीमिया लिखा हुआ था, कार्बामीनो हेमोग्लोबिन जो है बॉन्ड बना लेता है। कार्बामीनो हेमोग्लोबिन बॉन्ड जो है वो आगे जाके कार्बामीनो ओके कार्बामीनो हेमोग्लोबिन बॉन्ड बना लेता है बस, ठीक है। बाकी जो ऑक्सीजन बची, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड बची, वो जाके पानी के साथ मिक्स हो गई। किसके थ्रू? यहाँ पे एक काम करे, इसको क्या नाम है इसका, कैटलिट हाइड्रेज नाम है कुछ इसका, हाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों जमा हुए किस प्रोसीजर के थ्रू? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ मिलके इसने एक रिएक्शन करवाया। इसने क्या करवाया? H2O CO3 प्रोड्यूस करवा दिया, यानी बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करवा दिया। अब इसने क्या किया कि जो आपका H2O था, इसमें से एक जो है वो वो टिश्यू में चला गया, डिज़ोल्व हो गया वहाँ पे जाके। और जो आपका HCO था, कार्बोनिक क्या बोलते हैं इसको, बाइकार्बोनेट जो था, वो आपके टिश्यू सेल से बाहर आ गया, टिश्यू कैपिलरी के अंदर। और जब आपके पास यहाँ पे से ये इन्फ्लक्स हुआ कहाँ पे, आपके सेलुलर एनवायरनमेंट के बाहर, तो वहाँ से आपका एक क्लोराइड अंदर चला गया सेल के, ताकि पीएच के मेंटेन किया जा सके। सेम इस प्रोसीजर का उल्टा यहाँ पे होता है आपके लंग्स के अंदर, एरिथ्रोसाइट के अंदर। यहाँ पे पहले जो आपका ये वाला प्रोसीजर है, यहाँ पे जो आपका हमने देखा ये बन गया था कार्बामीनो हेमोग्लोबिन, यही बना हुआ था ना भाई, हाँ कार्बामीनो हेमोग्लोबिन जो बना था ऑक्सीजन के अंदर, यहाँ से H भी अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, ये टूट जाता है। यहाँ पे हमने इसको देखा कि ये बने हैं टिश्यू के अंदर, हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बने हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाता है, हेमोग्लोबिन पड़ा रहता है, इंतजार करता है कि ऑक्सीजन आए तो मैं उसके साथ जो है बॉन्ड बनाऊँ। और ये यहाँ पे और ये यहाँ पर इस तरीके से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो वो यूजेज हो जाती है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन समरी कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट ऑफ फ्रॉम टिश्यू इनटू ब्लड, ए फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग, ये वाली इस वाली पिक्चर की बात हो रही है, into the alveoli of the lung. नोट कि जो पिक्चर ए है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द सेल एंड मूव इनटू द ब्लड सेल। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स में। एक तो ये डिजोल्व, ऊपर लिखा हुआ है कि डिजोल्व, दो जगह ये डिजोल्व हो गया। दूसरा ये ये हेमोग्लोबिन के साथ जो है मिक्स हो गया। तीसरा इसने बाइकार्बोनेट जो है प्रोड्यूस कर दिया। नोटिस दैट द HCO3 मूव आउट फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइड, और क्लोराइड जो है वो सेल के अंदर इन कर जाता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी प्रोड्यूस हुई, आधी डिजोल्व हो गई, आधी हेमोग्लोबिन के साथ मिल गई, आधी जो है वो ये बन गई, क्या बोल रहे थे हम इसको, बाइकार्बोनेट बन गई। और जब बाइकार्बोनेट बना तो जैसे ही बाइकार्बोनेट सेल से बाहर आया तो फ़ौरन क्लोराइड अंदर चला गया, ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो pH लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। एंड दैट्स इट। वेंटिलेशन एंड एसिड बेस बैलेंस क्या होता है कि जब हम देखो, इतनी सी बात है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक क्वांटिटी मैंने कहा था जब बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन मिलाकर वो जो एसिडिटी बढ़ गई, यानी हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बढ़ गए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो वो लिक्विड बना देता है, और लिक्विड जब हमारे किसी भी एसिडिक कंपाउंड के साथ मिलता है तो उसको बेस बनाने की प्रॉपर्टीज़ की तरफ जो है वो डायरेक्शन में लेकर जाता है। तो हमारी बॉडी में जब एसिडिटी बढ़ गई है ज़्यादा, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि वेंटिलेशन बढ़ा देती है, यानी इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, यानी इंस्पायरेशन बढ़ा देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ मिलाए, ऑक्सीजन बनाए, और हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड बेस का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखे। और ये इतनी सी बात, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी वेंटिलेटरी ब्लड गैस रिस्पॉन्सेज के बारे में बात की कि रेस्ट टू वर्कआउट ट्रांजिशन में, और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज इन हॉट एनवायरनमेंट में, और इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज के भाई यहाँ पे ये 3 चार्ट बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेस्ट के टाइम पे और एक्सरसाइज टाइमिंग लिखा हुआ है। रेस्ट के टाइम पे जो आपका पास VE था, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेशन था, वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेशन है, एक्सपायर्ड वेंटिलेशन, सॉरी। तो रेस्ट के टाइम पे जो आपकी एक्सपायर्ड वेंटिलेशन थी वो कितनी थी? ग्राफ जो है वो एक्सपायर्ड वेंटिलेशन का, आपके प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी आपने जितना भी बॉडी में से जो एक्सहेल किया है ना, ये उस वाले पोर्शन की बात हो रही है, इनहेल वाले पोर्शन की बात नहीं हो रही। जब आप रेस्ट में थे, जब आप बॉडी से ऑक्सीजन एयर को एक्सहेल करे थे,
तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था 40, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी वो था 40 mmHg, और यहाँ 100 और 90 के दरमियान है, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अराउंड 80 mmHg होगा। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन में रेस्ट में जो ग्राफ है, लाइन है, इनिशिएशन के टाइम जब रेस्ट के टाइम पर जो है वो जो है वो ग्राफ सेम है, लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो विदिन 10 to 20 मिनट्स जो है वो ऑक्सीजन के तो ग्राफ में हल्की सी कमी आती है कि ऑक्सीजन हल्का फुल्का कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मामूली सा बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व बढ़ जाता है, यानी आप ज़ोर से एक्सपायरेशन करने लगते हैं पर मिनट। तो यहाँ पे दिखा रहे थे चेंजेस इन वेंटिलेशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम रेस्ट टू स्टेडी स्टेट मैक्सिमल एक्सरसाइज। मैक्सिमल एक्सरसाइज के बाद आपका जो रेट ऑफ वेंटिलेशन है उसमें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना नॉर्मल रहता है, ज़रा सा स्लाइटली चेंजेस आते हैं, कम होता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड में हल्का सा बढ़ता है, वो फिर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो वो वेंटिलेशन की जो एक्सपायरेशन जो आपका क्या कहते हैं इसको एक्सपायर्ड वेंटिलेशन होती है वो बढ़ जाती है, और वो हद से ज़्यादा, वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई इसका जो आप ग्राफ देखें कि एक पूरा से प्लेट्यू बनाया है और उसके बाद ही जाके सस्टेन हुई है, यानी इसको ज़्यादा टाइम लगता है सस्टेन होने में। अब ये बता रहे हैं कि चेंजेस इन वेंटिलेशन ब्लड गैस टेंशन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सब मैक्सिमम एक्सरसाइज इन अ ह्यूमिड एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट जो ह्यूमिड है, गर्म भी है और वो ह्यूमिड भी है, उसके अंदर आपका क्या कहना चाहिए था, एक्सपायर्ड वेंटिलेशन है, उसके अंदर जो आपकी एक्सपायर्ड वेंटिलेशन है, ये जो यहाँ पे एक जो हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट है उसका रेड से उन्होंने शो किया हुआ है, कूल का जो उन्होंने ब्लू से शो किया हुआ है। तो एक्सपायरेशन जो है वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में यानी गर्मी में बढ़ जाती है, ज़्यादा हाँपते हैं, वही मैंने बात की थी। और जो कूल एनवायरनमेंट होती है, अगर आप किसी जिम में एसी चल रहा है वहाँ पे एक्सरसाइज करें तो आप ज़रा भी नहीं हाँपते, सारी एक्सरसाइज करके आराम से घर आ जाते हैं। और अगर कोई ऐसा जिम हो जहाँ पर एसी नहीं है, देसी टाइप जिम, और वहाँ पर आप प्रॉपर हाँप रहे होते हैं और स्किन भी लाल हो जाती है एक्सरसाइज करते हुए, तो ये वो वाली बात कर रहे हैं कि जो एक्सपायर्ड वेंटिलेशन है वो ह्यूमिडिटी में बढ़ जाती है और कूल एनवायरनमेंट में कम हो जाती है। और सेम गोज़ विद प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिड में जो है वो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कोल्ड एनवायरनमेंट में इसमें हल्का फुल्का फ़र्क आता है, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, ये कुछ चार्ट्स दिखाया हुआ है, एक हम यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया है आगे, जिसके बारे में इसने जो है वो इस चार्ट के बारे में बात की है। तो यहाँ पे बात करें कि भाई हमने जो है वो एक क्या कहते हैं उसको इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज करवाई किसको स्टूडेंट्स को, और हमने ये देखा कि जो अनट्रेंड स्टूडेंट था तो उसका जो ग्राफ था यानी प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस लेवल तक, अराउंड 100 है ये, इस लेवल तक जो है वो एक लीनियर फैशन में जो है वो नीचे आता रहा, और जो पीएच था वो पहले 7.4 तक पहुंचा और सडनली नीचे गिर गया। जैसे पीएच जब गिर गया यानी एसिडिटी इंक्रीज़ हो गई, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में से लिक्विड जो है वो बॉडी में से रिड्यूस होता रहता है, प्लाज्मा लेवल थिक हो जाता है, तो ऑब्वियसली एसिडिटी बढ़ जाती है। तो पीएच लेवल कितनी जल्दी नीचे गिरा और वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेशन 0 से शुरू होते होते कितने स्पीड से बढ़ गया। ठीक है, तो एक्सपायरेशन बढ़ गई, जबकि हमने देखा कि एक एलाइट ट्रेंड रनर था, उसके अंदर जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था वो पहले बहुत तेज़ बहुत आराम से जो है वो एक लीनियर लेवल में गिरी, लेकिन उसके बाद क्योंकि उनके लंग्स एडेप्टिव थे तो वो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो वो उनकी बॉडी काम करना शुरू कर देती है। जब वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं और ज़्यादा ज़ोर से दौड़े होते हैं, जितनी तेज़ आपने अगर किसी रनर को देखा हो भागते हुए तो आपने देखा होगा उनकी बॉडी में जितनी तेज़ वो भाग रहे होते हैं सांस लेने की जो है वो उनको वक्त नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी में सडनली आफ्टर 20 to 30 मिनट्स बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। बट क्योंकि उनके लंग्स इस चीज़ के लिए अडेप्टेड होते हैं, उनके ब्रेन को पता होता है कि ये इसकी एक्टिविटी और आफ्टर सम टाइम जो है वो ये रिकवर कर जाएगा, तो उस पर ऐसा जो है वो हैवी इफेक्ट वो नहीं रहती। तो इसको हम कहते हैं कि एलाइट ट्रेनर था। तो एक स्टूडेंट में ये बॉडी को पता नहीं होता ये क्या चेंजेस है, तो बॉडी फिर भी स्लो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का जो लेवल है वो गिरा रही होती है, ऑक्सीजन का लेवल गिरा रही होती है। जबकि जो एलाइट ट्रेनर है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल फट से गिर जाता है, तो आफ्टर सम टाइम क्योंकि वो उसको जो है वो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके मसल्स में, तो सारी ऑक्सीजन उसके मसल्स में जाके अनलोड हो जाती है। पीएच लेवल इसका जो अब हमारा जो एलाइट ट्रेनर है, क्योंकि इसका जो रिजाइडल वॉल्यूम और जो वाइटल कैपेसिटी है वो नॉर्मल बंदे से ज़्यादा होती है, तो इसका पीएच लेवल यानी रिजाइडल वॉल्यूम और कैपेसिटी यानी कि एयर को ज़्यादा जो उसने जो एक्स्ट्रा बची हुई एयर होती है वो उसने ज़्यादा रखी हुई होती है एज अ रिज़र्व, और जो उसके पास कैपेसिटी होती है इनहेल एक्सेल करने की वो भी नॉर्मल एक स्टूडेंट से एक ज़्यादा होती है। तो उसके पास जो पीएच लेवल है वो भी बहुत स्लोली गिरता है, लेकिन गिर जाता है।
और जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम या फिर जो एक्सपायरेटरी जो वॉल्यूम है उसका, वो भी जो है वो बहुत स्लो, यानी हमारे पास एक नॉर्मल स्टूडेंट का तो आप देखें कितनी जल्दी बढ़ गया वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेशन, और यहाँ पर जो है वो इसका वॉल्यूम वेंटिलेशन एक्सपायर्ड वेंटिलेशन जो नॉर्मल बंदे का तो इतनी जल्दी गिर गया, और जो एक एथलीट था उसका जो है वो बहुत स्लो गिरा, लेकिन गिरा ज़रूर। और यहाँ पर काफ़ी जो डॉट्स दूर जाकर हैं, यानी कि फिर ये 140 के लेवल तक जो है वो पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चेंजेस इन वेंटिलेशन, ब्लड गैस, टेंशन एंड पीएच ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज क्या होती है कि हम जो है वो टेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज करवा रहे हैं, यानी आप एक नॉर्मल स्टूडेंट बैठा हुआ और एक एथलीट बैठा हुआ है, उसको बोलोगे भाग के जाओ 10 मिनट के अंदर तुमने इतना जो राउंड कवर करके आना है। तो अब जो एथलीट था वो उसको तो आदत है भागने की, तो मज़े से भाग लेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स है उसको नहीं आदत, तो उसके पास जो ये चेंजेस आएंगे। ये इतनी सी बात हो रही है, मैं इसको इतना बढ़ा चढ़ा इसलिए रही हूँ क्योंकि हम लोगों की वाइवा स्पीच जो है वो सारी इसी में से आने वाली है। इसको अगर एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन अपटेक अप टू 50 to 75% ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम वेयर वेंटिलेशन बिगिंस टू राइट एक्सपोनेंशियली। दिस वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेशन इन्फेक्शन पॉइंट हैज़ बीन कॉल्ड वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड या टी इवेंट, कि भाई अगर आपकी ऑक्सीजन अपटेक 50 से 75% तक बढ़ गई है तो उसको हम कहते हैं कि भाई वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अच्छा ये ब्रीदिंग की बात हो रही है। ठीक है, arterial pressure threshold, ventilatory regulation at rest, control of ventilation। ठीक है, ये बात भी हमने जो रिपीट कर ली। अब यहाँ पे पता है कि हमारे पास जो वेंटिलेशन का जो कंट्रोल है वो भी कहीं पे हो रहा होगा ऑब्वियसली, इनहेल एक्सहेल जब हम कर रहे हैं। जब कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स बने हुए ब्रेन के अंदर तो ये भी बने हुए होंगे। ये इसकी जो है वो लोकेशन की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक इनपुट रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है। ये कहाँ पे मौजूद होता है? हमारे पास दो तरीके के कंट्रोल सेंटर। इन जनरल इनपुट ऑफ टू द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूरल, एक होता है ह्यूमरल या ब्लड बॉर्न। तो न्यूरल इनपुट रिफर्स टू द सिग्नल फ्रॉम हायर ब्रेन सेंटर्स। न्यूरल इनपुट जो है ब्रेन सेंटर हायर ब्रेन सेंटर से जो है सिग्नल्स आते हैं रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए। और जो ह्यूमरल होता है वो कीमोरिसेप्टर्स जो लगे हुए होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है कि अगर ब्लड में किसी रीज़न से ऑक्सीजन की कमी हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो फिर ये जो है एक्टिव हो जाते हैं। तो ट्रेडिशनली रेस्पिरेटरी केमोरिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। तो ट्रेडिशनली जो आपके पास रेस्पिरेटरी केमोरिसेप्टर्स हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से जो है वो उनको हम पहचानते हैं। एक जो सेंट्रल रिसेप्टर्स होते हैं वो विद इन द ब्रेन पड़े हुए होते हैं, और जो पेरिफेरल होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। जैसे अगर आपकी कैरोटिड आर्टरी के अंदर जो बॉडी में प्रेशर सेंसर्स पड़े हुए हैं और कुछ जो आपके ब्रेन में पड़े हुए हैं, तो जो ब्रेन विद इन द ब्रेन है यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में है, ब्रेन में मेडुला ऑब्लिंगेटा में, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स। और जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पड़े हुए पेरिफेरल एरियाज में तो हम उनको बोलेंगे कि पेरिफेरल रेजिस्टर्स। अब जो सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स हैं आर लोकेटेड इन मेडुला, एनाटॉमिकली सेपरेटेड फ्रॉम रेस्पिरेटरी सेंटर। एनाटॉमिकली दूर होते हैं यानी मेडुला में पड़े होते हैं, एंड आर अफेक्टेड बाय चेंजेस ऑफ प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। और ये कब एक्टिवेट हो जाते हैं कि जब आपके सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में, सेरेब्रम के अंदर आपके सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर जब आपके पास प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है या उसमें चेंजेस आ जाते हैं या हाइड्रोजन आयंस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो अभी ये जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरा जो है वो आपका पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स जो है वो आपके एओर्टिक आर्च में पड़े हुए होते हैं, एंड एट द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन वाला जो पॉइंट है जहाँ पे वो दो में जो बंट रही होती है वहाँ पे पड़ा हुआ होता है। ये रिसेप्टर्स जो है वो क्या करते हैं ओटा में पड़े होते हैं जिनको हम एओर्टिक बॉडीज़ बोलते हैं, और एंड दोज फाउंड इन कैरोटिड आर्टरीज आर कॉल्ड कैरोटिड बॉडीज़। तो ये पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? आर्टीरियल हाइड्रोजन कंसनट्रेशन को और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को। तो जब आपकी आर्टरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर बढ़ता है घटता है और हाइड्रोजन कंसनट्रेशन बढ़ती है घटती है, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन की बात हो तो आप समझ जाइए कि पीएच की बात हो रही है, और पीसीओ की बात हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपके ह्यूमिड एनवायरनमेंट या कूल एनवायरनमेंट की बात हो रही है और हैवी एक्सरसाइज की बात हो रही है, तब ये जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। इतनी सी बात थी, नथिंग मोर। वेंटिलेटरी कंट्रोल ड्यूरिंग सब मैक्सिमल एक्सरसाइजेज। सब मैक्सिमल एक्सरसाइजेज के थ्रू जो के टाइम पे जो है कौन सा कंट्रोल हो रहा होता है? भाई इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस सेवरल सोर्सेज ऑफ इनपुट इन द रेस्पिरेटरी कंट्रोल। लेट्स नाउ डिस्कस हाउ द बॉडी रेगुलेट्स ब्रीथिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज। Current evidence suggests that initial drive to increase ventilation during exercise is due to neural input from higher brain centers। कि जब आप देखें
यहाँ पे ये कह रहा है कि हैवी एक्सरसाइज के दौरान जो है आपके पास जो इनिशियल ड्राइव जो आपके ब्रेन को वेंटिलेशन को कंट्रोल कर रही होती है वो होती है आपकी न्यूरल। हमने जबकि ये पढ़ा था कि भाई सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के टाइम पे जो है वो आपका न्यूरल इनपुट काम करता है। देखिए एक बात ये है कि जब आप सोच समझ के एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं कि भाई मैं ये 2 घंटे इतने बजे से इतने बजे तक एक्सरसाइज करूँगा, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी रेडी हो जाता है इस चीज़ के लिए कि उसको अब जो है वो आपकी बॉडी के अंदर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के प्रोसीजर को बढ़ा देना है। तो इसी वजह से इनिशियली जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है आपका कौन सा सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। और जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं और आपके डिफरेंट बॉडी मसल्स को मज़ीद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और क्योंकि वो काम आपकी आर्टरीज कर रही होती हैं तो फिर आपका पेरिफेरल सिस्टम भी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये चीज़ें इसके बारे में भी लिखी हुई हैं स्टिमुलस के बारे में कि केमोरिसेप्टर्स मेडुला ऑब्लिंगेटा में कब एक्टिवेट होते हैं, जब आपका प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। अब कॉमन और कैरोटिड आर्टरी में कब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो है लेवल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए और पीएच लेवल जो कम हो जाए। और एरोटिक बॉडी कब एक्टिवेट होती है, इनिशिएट होती है जब आपका प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए और पीएच जो कम हो जाए। और जब देखिए जब प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है ना पीएच ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये आप पीएच ऑलरेडी डिक्रीज हो जाता है, इस बात को आप जो ना गिरा बांध लें अपने साथ। मसल मैकेनोरिसेप्टर जब मसल्स में मसल जब कॉन्टैक्ट होते हैं तो तब भी, और जब आपके मसल्स के अंदर जो केमोरिसेप्टर्स हैं उसके अंदर जब पीएच लेवल गिरता है पोटेशियम लेवल बढ़ता है तब भी। तो ये बात थी इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ हमने पढ़ी थी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपकी जो लंग्स हैं उसमें अडेप्टेशन तो आती है। एक चीज़ इसमें जो लिखी हुई नीचे वाली बात में अडेप्टेशन तो आती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता कि जो आपका लंग्स है लिखा हुआ है डू द लंग्स अडेप्ट टू एक्सरसाइज ट्रेनिंग। हमने ये पढ़ा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कि आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें लंग आपका जो हार्ट है उसमें तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, उसके बनावट में चेंजेस आते हैं, उसके वॉल्स में चेंजेस आते हैं, लेकिन जो आपका हार्ट लंग है ना उसका साइज़ भी चेंज नहीं होता ना उसकी शेप चेंज होती है। बस जो उसकी इनहेल और एक्सहेल करने की पावर और जो ऑक्सीजन को जो होल्ड करने की पावर है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड के लिए अपने ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद मैं कहूँ कि 10 सेकंड तक उसको रोक के रखें ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर, तो आप ये नहीं कर सकेंगे या करने में आपको प्रॉब्लम होगी और जब आपके 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो आप हाँफने लग जाएंगे। सेम ये चीज़ें मैं आपको कहूँगी कि किसी एथलीट को बोलें करें या फिर जो आपके घर में बंदा जिम करता हो उसको बोलें तो वो 15 सेकंड तक भी रोक लेगा और जब वो ऑक्सीजन को जब सांस छोड़ेगा तो उसको कोई हाँफना भी उसको महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके लंग्स ट्रेंड हो जाते हैं लेकिन उनके साइज़ और शेप में कोई चेंज नहीं आता। और पहले तो ये बात भी नहीं मानते थे लोग, कहते थे कि नहीं बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो है इस बात को मानने लगे हैं क्योंकि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई थी कि पहले जो है ना वो लोग समझते थे कि पहले लोग ये कहते थे कि हाँ हैवी एक्सरसाइजेस के दौरान ही आपका जो लंग है उसके अंदर ब्रेथिंग के अंदर चेंजेस आते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ के दौरान जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग गए हैं। कम से कम चलो ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि एक्सरसाइज के दौरान भले वो हाई हो या लो हो, एक्सरसाइज के दौरान लंग्स के अंदर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में चेंजेस आते हैं और एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। भाई किसी भी एक्टिविटी के दौरान जो आपकी नॉर्मल रूटीन से हटके वो सीढ़ियाँ चढ़ना हो, बैग उठाकर कॉलेज जाना हो या जिम करना हो या रनिंग करनी हो, जब भी आपके बॉडी के अंदर एक्टिविटी बढ़ेगी एटीपी ज़्यादा जनरेट होंगे, ब्लड फ्लो का काम ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का काम भी बढ़ेगा और जब ऑक्सीजन का काम बढ़ेगा तो आपके पास पल्मरी वेंटिलेशन की डिमांड भी बढ़ जाएगी। और ये था हमारा चैप्टर जो यहाँ पे जो है वो ख़त्म होता है। और यहाँ पे एक्टिविटी में जो स्टडी एक्टिविटीज़ हैं इसमें जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे उनका जवाब डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में दे चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 10 यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसको ज़िंदगी में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियो गौर से देख ली तो। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सजेशन हो या क्वेरी हो तो मेरा इंस्टा और फेसबुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा और मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए हो या PDF तो वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।